हेलो एवरीवन। आज हमारी करंट अफेयर की वीडियो का 15th दिन है। हम 15 दिनों से ये वीडियो डाल रहे हैं। 1 नवंबर से हमने शुरू किया था। आई होप आप इस वीडियो को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे और इसे नोट डाउन भी कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर को अभी छोड़ देंगे और एंड के लिए रखेंगे कि आपको पीटी पढ़नी है या फिर कोई भी ईयरली कंपाइलेशन पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है और फिर आप उसे 2 से 3 बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप उसे एटलीस्ट 3 बार रिवाइज नहीं करते हैं तो वापस से आप उसे रिकॉल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाएगी। क्योंकि एक्टिव रिकॉल के लिए आपको एटलीस्ट 3 रिवीजन चाहिए ही चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशन में उसको अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे या चीज़ें आपको क्लियरली याद रहेंगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आप इसे डेली फॉलो करिए, थोरोली करिए, कंसिस्टेंसी के साथ करिए। हर दिन 1 2 बार रिवाइज कर लिए, उसी दिन 2 बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार सुबह में जब आप पढ़ते हैं और एक बार रात में सोने से पहले। अगले दिन की वीडियो के साथ भी यही करिए। तो इस तरीके से आप एक दिन में ही 2 बार इसको पढ़ लेंगे और बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा आपके ऊपर एंड में जा करके। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कल बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और एनडीए की विक्ट्री हुई है और अराउंड 200+ सीटें उन्होंने जीती है। इस पार्टी ने, दो पार्टी थी इसमें, एक बीजेपी आपको पता है और दूसरी जेडीयू। अभी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा इसके ऊपर डिसीजन नहीं हुआ है, तो अब देखते हैं क्या फैसला होता है इन लोगों का और बिहार का नेक्स्ट सीएम कौन बनता है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो न्योमा एयर बेस से रिलेटेड है। अब ये एयर बेस है इंडिया के लद्दाख एरिया में। लद्दाख में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के पास, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अराउंड 10 to 15 किलोमीटर ही दूर है। और हमने, इंडिया ने इसे एक्टिवेट कर दिया है, जिसको बीआरओ ने डेवलप किया था। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंट में हमने देखा है कि पाकिस्तान के साथ हमारा काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, काफ़ी हमने एयर एक्सरसाइजेस की हैं, काफ़ी ड्रिल्स किए हैं। एनओएमए मैंने आपको पढ़ाया भी था। बांग्लादेश बॉर्डर पे भी किया था, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी किया था और अब सडनली हमने ये एयरबेस जो कि अभी तक एक्टिव नहीं था उसे एक्टिवेट कर दिया है। तो आई होप फ्यूचर में सारी चीज़ें पीसफुल ही रहें और जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं वो डिप्लोमेसी से सॉल्व हो। पर अगर कोई लिमिट क्रॉस करेगा तो फिर वॉर तो करनी ही पड़ेगी। तो देखते हैं, आई होप वॉर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और जो अगला छोटा टॉपिक है वो है कि FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 अनाउंस हो गया है। इसको बेल्जियम और नीदरलैंड होस्ट करने वाले हैं। इसमें अभी बस इतना ही है। तो जो इसके आगे टॉपिक है वो है अग्नि प्राइम मिसाइल। अब आप लोग अग्नि मिसाइल के बारे में जानते होंगे। अग्नि मिसाइल, तो अग्नि प्राइम मिसाइल का भी सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है, जिसकी रेंज अराउंड 2000 किलोमीटर है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आपको बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सबसे सिंपल बात क्या है कि जो क्रूज मिसाइल होती है, हम इसे जूम कर लेते हैं पहले, आप इसे देख लीजिएगा। मैं आपको सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो सॉरी, जो क्रूज मिसाइल होती है वो एक गाइडेड एरोप्लेन जैसी फ्लाइट वाले सिस्टम को फॉलो करती है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसका मतलब होता है कि एक ऐसी मिसाइल जो एक ह्यूज आर्क में स्पेस तक जाती है और फिर ग्रेविटी उसे ऊपर से नीचे ले आती है। तो बस यहीं से जो पूरा डिफरेंस है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का वो शुरू होता है। क्रूज मिसाइल को आप अगर समझेंगे तो जैसे एक छोटा सा जेट प्लेन होता है, ये लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करती है, ग्राउंड के काफी करीब। अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये रडार को डॉज कर सकती है, मतलब डिटेक्शन नहीं आएगी, इसके अंदर स्टेल्थ फीचर आ जाएंगे। एनिमी को लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चल पाएगा कि क्रूज मिसाइल उसके पास आ रही है। और जैसे कि आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे ब्रह्मोस मिसाइल मारे थे और पाकिस्तान ने जो भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्वायर किए थे चाइना से, वो टोटली फेल हो गए थे। एक भी ब्रह्मोस को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान डिफेंड नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि वो क्रूज मिसाइल है, सॉरी, ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल है। तो वो उसके डिफेंड नहीं कर पाया था क्योंकि ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल है और वो काफ़ी लो ट्रेजेक्ट्री पे फ्लो करती है। तो लो ट्रेजेक्ट्री पे फ्लो करने के नाते
जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नहीं था या बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं था, इसलिए वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो जो क्रूज मिसाइल का इंजन कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसलिए जो पूरा पाथ होता है वो कंट्रोल में होता है। मतलब टर्न ले सकती है, ये हाइट चेंज कर सकती है और गाइडेड तो होती ही है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि लॉन्च के टाइम पे जो रॉकेट इंजन फुल पावर से ब्लास्ट होता है, तो मिसाइल सीधे ऊपर जाती है और तभी स्पेस तक जाती है, फिर इंजन बंद हो जाता है और फिर ग्रेविटी उसे आर्क बना के टारगेट की तरफ ले आती है। इसका क्या मतलब है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और रेंज बहुत ज़्यादा होगी, और ये डिस्ट्रक्शन पावर भी इसकी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो हमेशा न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करती हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने के लिए हमेशा हम बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ करते हैं। अगर एक लाइन में हम बोले तो क्रूज मिसाइल का क्या मतलब है कि स्लो है, स्टेडी है और गाइडेड है। और बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब है कि फास्ट है, हाई आर्क है और ग्रेविटी ड्रिवन है। तो अब आप रिवीजन के लिए आप इस चार्ट को देख लीजिएगा, बाकी जो मेन डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। अब रही बात अग्नि प्राइम की, तो इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक की है, 2 स्टेज की है, सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है। कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम मतलब इसको आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, इसकी मोबिलिटी इजी है और बहुत तेज लॉन्च हो जाए। जैसा आपको याद होगा कि इसे ट्रेन से लॉन्च किया गया था। तो कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम का यही फायदा होता है कि इसको मोबिलाइज करके लॉन्च करना बहुत इजी होता है, काफ़ी पोर्टेबल होती है। तो फिर अब रोड से और रेल से इसके टेस्ट कर ली गई है और एक्यूरेसी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक था अग्नि प्राइम मिसाइल का। अब ये इंडिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी एनहेंस करती है, ठीक है। तो जो अगला हमारा टॉपिक आता है वो अमार सोनार बांग्ला से रिलेटेड है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था 1905 में। इस टाइम पे क्या था, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। स्वदेशी मूवमेंट में आपको पता था, स्वदेशी मूवमेंट में जो बंगाल का पार्टीशन था, जो कि लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था, उसको अपोज करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। इसी टाइम पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जिसको आगे चल करके 1971 में बांग्लादेश का नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था। और लिखा गया था 1905 में। लैंग्वेज कौन सी है, पढ़ के आपको लग रहा होगा बंगाली है। और जो पहली 10 लाइन्स हैं इसकी, उसको बांग्लादेश अपना नेशनल एंथम की तरीके से यूज करता है। अब इसमें है क्या, इसमें पैट्रियोटिज्म है और ब्यूटी ऑफ बंगाल, ये सारी चीजें डिफाइन की गई हैं। इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और फिर जो हमारा अगला टॉपिक आ जाता है वो है विन बैक्स। विन बैक्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके बीच में, नाम से लग रहा है, वी से वियतनाम और आई एन से इंडिया, बायलेटरल आर्मी एक्स से एक्सरसाइज। तो इस तरीके से आप इसे डिकोड करके भी याद कर सकते हैं, तो आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। वियतनाम, इंडिया, बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये हुई कहाँ पे, हनोई वियतनाम में हुई थी। फर्स्ट एडिशन हुआ था इसका 2018 में, जो कि जबलपुर एमपी में हुआ था। कई बार पूछ लेता है कि ये एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है, ये ना पूछ करके पूछ लेता है कि किस जगह पे हुई है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जो 2025 का एडिशन है वो हनोई वियतनाम में हुआ है। अब अमोनियम नाइट्रेट, आपने रिसेंट में सुना होगा कि जो रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ है वहां पे अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया गया है। अब अमोनियम नाइट्रेट क्या है, अमोनियम नाइट्रेट वैसे तो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं, पर इसको अगर फ्यूल ऑयल से हम मिला दें तो ये एक एक्सप्लोसिव बन जाता है। स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है ये। अगर कोई 30 मेट्रिक टन तक इसको होल्ड करता है तो उसको डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर 30 मेट्रिक टन से ज़्यादा होल्ड करना है किसी को, तो उसे पेसो से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसको एक्सप्लोसिव एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन है कि 30 मेट्रिक टन से कम है तो कौन परमिशन देगा, डीएम, और 30 मेट्रिक टन से ज़्यादा है तो परमिशन कौन देगा, पेसो। तो बिना ऑथराइजेशन के आप इसको होल्ड नहीं कर सकते, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल ये एक्सप्लोसिव बन जाता है, मैंने आपको बता दिया। अब ये हो गया, तो हमें देखना है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसके बाद सबसे टफ काम जो हो जाता है वो होता है कि बॉडीज को आइडेंटिफाई करना है हमें।
कई बार बॉडी बैडली डैमेज होती हैं, फेशियल फीचर्स नहीं बचते हैं, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं बचती हैं। ऐसे टाइम पे एक हमारे पास प्रोसेस है या टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं जिसे डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लास्ट साइट पे फायर होता है, हीट है और शॉकवेव्स भी हैं, जिससे बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं और फैमिली को क्लोजर मिलना, लीगल प्रोसेस चलना, इंश्योरेंस क्लेम, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं कि बॉडी आइडेंटिफाई हो पहले। और ये तब पॉसिबल हो पाता है जब हम बॉडी के डीएनए को मैच करा सकते हैं फैमिली के डीएनए से। तो प्रोसेस बहुत ही साइंटिफिक है बट समझने में इजी है, मैं ट्राई करता हूँ। सबसे पहले जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें बोन्स हैं, टीथ हैं या टिश्यूज कुछ भी मिल गए हैं, तो उनसे उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम। अब डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो सेल के अंदर डीएनए मिल जाता है, आप सभी को पता होगा। फिर डीएनए से हम एसटीआर निकालते हैं। एसटीआर क्या होता है? ये रहा, एसटीआर होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट। तो शॉर्ट टैंडम क्या होते हैं? ये छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, जो हर एक इंसान में यूनिक होते हैं। हम्म जिससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा इंसान किस इंसान से अलग है। हर इंसान का डीएनए अलग होता है पूरा पूरा, लेकिन कुछ छोटे से उसमें सेगमेंट्स होंगे। मान लीजिए बहुत छोटा सा सेगमेंट होगा जो हर इंसान का अलग होगा, उसको हम क्या बोल देंगे? एसटीआर। तो उससे हम एसटीआर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये स्मॉल स्मॉल रिपीट्स हैं। फिर उन एसटीआर पैटर्न को मैच करते हैं फैमिली मेंबर से। अगर पैटर्न मैच हो गया तो फिर आइडेंटिफिकेशन हो गई, और अगर नहीं मैच हुआ तो फिर से ट्राई करेंगे। और बॉम्ब ब्लास्ट जैसी सिचुएशन में एक्सट्रैक्शन भी इजी नहीं होता है, इसलिए फॉरेंसिक टीम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कलेक्ट करती है, जैसे टीथ कलेक्ट करती है, फीमर बोन जो कि स्ट्रांग होती है, बॉडी की सबसे लंबी बोन भी है। हेयर रूट्स को कलेक्ट करती है, ब्लड स्ट्रेन्स को अगर मिल जाए तो बेस्ट होते हैं वो, मसल टिश्यूज को। और ब्लास्ट के बाद फैमिलीज को बुलाया जाता है, फिर सैंपल कलेक्शन के लिए बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है ये बॉडीज को आइडेंटिफाई करने का। तो कुछ सिनेरियोज में डीएनए डिग्रेड हो जाता है। अब अगर डीएनए डिग्रेड हो गया है हाई टेम्परेचर या केमिकल या बॉडी कंप्लीटली चार्ड हो जाने के नाते, तो ऐसे केस में फॉरेंसिक लैब को एडवांस टेक्निक यूज करनी पड़ती है। वो एडवांस टेक्निक क्या होती है? वो होती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्टिंग। अब इससे क्या होता है कि मदर लाइन जो मैट्रनल लीनियज है उससे कंफर्मेशन होता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो मदर से डेराइव्ड होता है। फिर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ये अलग से प्रोसेस है जो कि इस केस में होता है जब डीएनए भी बहुत प्रॉपरली हम नहीं मिल पाता है। तो इसे जानने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ क्या थी कि डीएनए प्रोफाइलिंग आपको पता होनी चाहिए क्या है, फिर एसटीआर शॉर्ट टैंडम रिपीट पता होना चाहिए, और फिर पीसीआर पता होना चाहिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपने आरटीपीसीआर का नाम सुना होगा कोरोना के टाइम पे। तो ये कुछ वैसा ही है, एसटीआर की प्रोफाइलिंग करके हम बड़ा डीएनए सीक्वेंस बना देते हैं छोटे से। किस प्रोसेस का इस्तेमाल करके? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करके। ठीक, तो इस टॉपिक में इतना था। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, बाल साहित्य पुरस्कार। जैसे कि कल 14 नवंबर था, तो चिल्ड्रंस डे के दिन इसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, नेम्स अनाउंस किए। तो नेम्स तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, पर आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। चिल्ड्रंस लिटरेचर में एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। पोएट्री, प्ले, स्टोरी, नॉवेल, मेमोइर्स के लिए दे सकते हैं। इस बार 24 चिल्ड्रंस को दिया गया है ये। इसमें कैश प्राइज होता है, हाँ कैश प्राइज है इसमें, और एक ब्रॉन्ज प्लेक मिलता है। इसे साहित्य एकेडमी देती है। अब साहित्य एकेडमी को 1954 में स्टैब्लिश किया गया था सोसाइटीज एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो साहित्य एकेडमी अवार्ड्स है वो 24 लैंग्वेजेस में देते हैं, जिसमें से 22 तो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, और एक इंग्लिश है और एक राजस्थानी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस टॉपिक का। 24 लैंग्वेजेस में मिलता है, शेड्यूल प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी। अब ये अवार्ड्स हैं जो ये देती हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री में है और कितनी लैंग्वेजेस में मिलता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे देख लीजिएगा, एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि दिन में कम से कम 2 बार आप इसे खुद से रिवाइज कर लें, ताकि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाए। तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ कल। थैंक यू।